साथियों नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। सदियों से भारत को एक कुप्रथा ने एक सर्प की तरह जकड़ रखा है, जिसकी जकड़न भारत का दम और भारतीय समाज के एक बड़े धड़े का दम हजारों वर्षों से घोट रही है और जिसके जहर से भारत की और भारतीय समाज के एक बड़े धड़े की तिल-तिल करके मौत हो रही है। जी हाँ, जन्मजात समाज के एक धड़े को गर्व, अभिमान का एहसास कराने वाली और दूसरे धड़े को बेबसी, नीचा और घुटन वाली ज़िंदगी में जीने के लिए मजबूर करने वाली कुप्रथा का नाम है जाति। इस जाति ने मानवता को ताक पर रखकर न जाने कितने ही मासूमों को निगल लिया है, कितने ही लोगों की जान ली है और समाज के एक धड़े को अत्याचार, शोषण और अंधेरे में धकेलने पर मजबूर कर दिया है। आज 21वीं शताब्दी में भी लगातार ये जातिवादी कुप्रथा और मानसिकता लोगों की जान ले रही है। आज हम लोग राजस्थान के पाली जिले के बाली तहसील के बारवा गांव में आए हैं। एक युवक जो ज़िंदगी के अभी सपने ही देख रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी छीन ली गई सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो तथाकथित समाज जिसने जातियाँ बनाई हैं, वो उसको नीची जाति का मानते थे। मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र पाल मेघवाल की, जिनको जाति का द्वंद्व झेलना पड़ा और जातीय उत्पीड़न में जिनकी जान भी चली गई। आज हम मरहूम जितेंद्र पाल के घर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जितेंद्र पाल जी की तस्वीर लगी हुई है, जो कि अब हमारे बीच में नहीं हैं और घर में तमाम परिजन जो हैं, वो शोकाकुल हैं और हम परिजनों से बात करेंगे। हम उनका दर्द तो नहीं बाँट सकते, लेकिन ज़रूर हम ये उनको आश्वासन देते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके इस दुःख को, उनकी इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। परिजनों से बात करेंगे और उनका क्या हाल है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मरहूम जितेंद्र पाल मेघवाल जी के बड़े भाई साहब ओम प्रकाश जी हैं। उनसे बात करेंगे और ये पूरी घटना क्या है, क्या प्रकरण है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। ओम प्रकाश जी, ये जो घटना हुई है, थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालिए, कैसे हुई ये घटना और क्या कारण रहा इसके पीछे? ये घटना सर हमारे घर के बाहर ही हुई थी। मेरा भाई बैठा था बाहर, तो उधर से वो 2 आरोपी है ना, वो जा रहे थे। तब उन्होंने मेरे भाई को बोला कि सामने क्या देख रहा है? नीच जाति का होकर मेरे सामने देख रहा है, आँखें निकाल दूँगा, और गालियाँ-वालियाँ दी। फिर हमने घर के अंदर थोड़ा भाई आया, तो घर के अंदर आके उन्होंने मार-पीट की। उसके कारण फिर हमने एक एफआईआर पाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई 2020 में। 23 जून 2020 की हाँ, घटना है। 23 जून 2020 की बात है। तो ये ओम प्रकाश जी हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 23 जून 2020 को जब मृतक जितेंद्र पाल मेघवाल जी अपने घर के सामने बैठे हुए थे, तो वो तथाकथित अपने आप को ऊँचा मानने वाले जो आरोपी हैं, वो लोग गुज़र रहे थे रास्ते से और उन्होंने जितेंद्र जी से कहा कि अपनी आँखें जो हैं नीची करें, क्योंकि तुम नीची जाति के हो। लेकिन एक ऐसा युवा लड़का जो आज इस 21वीं शताब्दी में आज़ाद भारत में है, उसने उनकी ये जो कुप्रथा है, जातिवादी जो मानसिकता है, उसको नकारते हुए अपने स्वाभिमान को चुना और उसने नज़रें नीची नहीं करी और बस यही बात जो है आरोपियों को खटक गई। और आरोपी जो कि सूरज सिंह और जिनको बताया जा रहा है, उनको ये बात खटक गई। इनको ये बात इतनी बुरी लगी कि वो वापस गए, लेकिन फिर से वापस कुछ भीड़ के साथ आए और घर पर हमला कर दिया और घर के तमाम जो परिजन हैं, उनके साथ मारपीट की। जितेंद्र मेघवाल जी के साथ भी मारपीट की। इस घटना के बाद जितेंद्र पाल मेघवाल जी ने थाने में बाकायदा जो है एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। लेकिन मामले में कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई। आरोपी जो हैं वो खुले घूमते थे बताया जा रहा है, जैसा कि और वो थोड़ी देर के लिए तो बताया जाता है कि सूरत चले गए थे, उसके बाद जो है कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। आगे की कहानी हम उनके भाई से ही जानेंगे और उसके बाद क्या हुआ, जो 15 मार्च को 2022 को जो घटना हुई, उसके ऊपर भी जो हम चर्चा उनके भाई से ही जानेंगे कि ये जो पूरी वारदात है कैसे हुई। सर, जो ये प्रकरण हुआ 23 जून 2020 को, जो ये घटना हुई थी, जब जितेंद्र जी अपने घर के सामने बैठे हुए थे,
तो उस घटना के बाद फिर जो आरोपी पक्ष से कौन-कौन आया था और कैसे घर पे क्या किया उन्होंने थोड़ा बताइए? वो सूरज सिंह आया था, जी, सूरज सिंह, बाबू सिंह, एक कमलेश सिंह, हड़मत सिंह और एक चंदन सिंह, किशन सिंह। ये तीनों आरोपी यहाँ घर के अंदर आए और मेरे भाई के साथ मारपीट की और उनको गालियाँ-वालियाँ दी। नीच जाति का होकर हमारे सामने दिखता है, कौड़ा, बावटा, माँ-बहनों को गाली दी। घर के और भी सदस्यों के साथ क्या उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया? मेरी माँ के साथ मतलब मारपीट की। उनके वो जो ओढ़ना ओढ़ा हुआ था वो फाड़ दिया, सब कुछ ऐसे धक्का-मुक्का दिया। उसके बाद सर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई आप लोगों ने जब थाने में एफआईआर करवाई थी? तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई तो हुई थी। एडिशनल एसपी साहब आए थे, एडिशनल एसपी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने छानबीन की, फिर उनके वो चालान पेश किया, फिर आरोपियों को वो चालान पेश करने के बाद उनकी वो फिर जमानत हो गई वापस। गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जमानत हो गई। गिरफ्तारी हुई फिर और जमानत हो गई। उसके बाद 15 मार्च 2022 को जो घटना हुई उस पे थोड़ा रोशनी डालिए। 15 मार्च को तो मैं तो घर पे था, तो मुझे कॉल आया था कि आपके भाई के साथ ये हो गया है। तो मैं यहाँ से और मैं और मेरे अंकल के साथ वाली हॉस्पिटल गए थे। तो वहाँ देखा तो मैं तो भाई को देख के वो गया भाई के पास, तो भाई ने जाके मुझे बताया। भाई मुझे देख के थोड़ा भावुक हुआ और बोला, उस भैया। समय उस समय जो जितेंद्र जी थे वो जीवित थे? हाँ जी, वो जीवित थे, वो बोल रहे थे। मुझे बोला, भैया ये देखो ये वही लोग थे जिन्होंने पहले हमारे साथ जो मारपीट की थी, जो हमारा केस चल रहा है। फिर उसने नाम बताया, सूरज सिंह, बाबू सिंह, और उसके अंदर एक दूसरा व्यक्ति था अभी जो इन्वॉल्व हुआ था, रमेश सिंह, शंकर सिंह। उन दोनों आरोपियों का नाम बताया। भाई ने फिर हमारे डॉक्टर साहब ने जो बोला, इसको आगे रेफर कर दिया फिर। जो हॉस्पिटल वही था जिसमें जितेंद्र जी कार्यरत थे, जिसमें काम हाँ, करते थे? हाँ, उसी हॉस्पिटल में वो कार्यरत थे, वहीं पे उसको वो हॉस्पिटल में लाया हुआ था। तो जब डॉक्टर ने रेफ़र करने को कहा था, तो उस समय तक वो जीवित थे, हाँ, तो दूसरे अस्पताल क्या आप ले जा पाए थे? और दूसरे हस्बैंड सुमेपुर लेके जा रहे थे, अब तो फिर बीच रास्ते में उनका भी वो देहांत हो गया। तो ये देखिए कि किस तरीके से ये बता रहे हैं। 15 मार्च 2022 की घटना है और अ, जितेंद्र मेघवाल जी पर आरोपी पक्ष जो सूरज सिंह हैं और उनके जो साथी थे रमेश सिंह, उनके द्वारा हमला कर दिया जाता है और बाइक से बताया जा जैसा कि पता लगा है हमें कि बाइक से जो जितेंद्र जी हैं वो अपने घर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में पीछे से जो है बाइक से ही आरोपी सूरज और उसके साथी रमेश जो हैं, वो दोनों उनका पीछा करते हैं और उसके बाद आवाज़ देते हैं, वो जितेंद्र जितेंद्र बुलाते हैं और जितेंद्र जी जैसे ही पीछे देखते हैं, जो धारनुमा हथियार उनके पास होता है, उससे हमला कर दिया जाता है और अ, जिससे कि जितेंद्र घायल हो जाते हैं और गिर जाते हैं और इतने में भी जो है आरोपी पक्ष जो है वो इतने वहशीपन पे उतर आए थे, उन्होंने बार-बार लगातार जो है जो चाकू था, जो हथियार था उससे हमला किया और जब वो बिल्कुल बेसुध हो गए, उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गए। सर जब वो हमला हुआ था, तो उसके बाद किसने किया था फ़ोन और कौन वहाँ पे गया था? पुलिस आई थी कि नहीं आई थी? थोड़ा-सा बताइए। मुझे तो सिर्फ मेरे मेरे भाई के किसी फ्रेंड कॉल किया था, तो मैं तुरंत घर से मैं और अंकल वहाँ रवाना हो गए थे। तो आप लोग ही एम्बुलेंस में लेके गए उनको? हाँ, वहाँ हम एम्बुलेंस में हम ही लेके गए थे। तो ये पूरी घटना है। तो देखिए किस तरीके से जो है ये जातिवादी जो मानसिकता है वो किस तरीके से जो खूनी खेल खेलती है। सर इस घटना के पीछे ये भी बताया जाता है कि जो आरोपी पक्ष थे, उनको कहीं न कहीं ये बर्दाश्त नहीं होता था कि एक छोटी जाति का व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहा है। वो मूछें भी रखता था और उन मूँछों पर ताव भी देता था। तो ये बातें जैसा कि मीडिया में चल रहा है कि नागवार गुज़रती थीं और जैसा कि आपने भी बताया कि उन्होंने जातिवादी रिमार्क दिया था कि तुम नीच जाति के हो और आँखें नीची करें। तो कैसा जो है परिवेश है गाँव में, क्या बहुत ज़्यादा ही जाति उत्पीड़न होता है? हाँ सर, बहुत होता है यहाँ, जातिवाद यहाँ पे बहुत होता है। तो क्या पुलिस जो है घटनाओं में सुनवाई वगैरह इस तरीके की कोई एक्शन में देरी करती है सर? नहीं सर, देरी नहीं करती है लेकिन। लेकिन जाति जो है उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ओम प्रकाश जी थे
और इन्होंने पूरा प्रकरण बताया। जो जितेंद्र जी हैं उनके चाचा जी भी हमारे साथ हैं। चाचा जी से भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि चाचा जी का क्या कहना है। सर नमस्कार। जो घटना हुई है, जितेंद्र जी अब हमारे बीच में नहीं हैं। तो सर कैसे थे जितेंद्र, थोड़ा-सा रोशनी डालिए कि कैसे वो सोच वाले इंसान थे? क्या जीवन में जो है करना चाहते थे? वो एक मजाकिया मूड का लड़का था, बड़ा व्यवस्थित जीवन जीने वाला और बहुत अच्छे रसूख़ थे सबके साथ में। प्राणी मात्र के प्रति, सबके प्रति उनके दया भाव थे। गाँव में एक अकेला वही कंपाउंडर था, जो सबकी सेवा में तैयार रहता था। तो सामाजिक रूप से भी वो काफ़ी जो है दिलचस्पी लेते थे, सामाजिक कार्य में दिलचस्पी लेते थे, लोग पसंद करते थे। वो वृक्षारोपण में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अब की बार अब जो बरसात के दिन थे, उस समय लगभग 100 पौधे उन्होंने लगवाए थे और उनके युवा साथी भी उनके साथ में थे। कई जगह पर गर्मी का टाइम आ रहा था, परिंदे भी लगाए पक्षियों के लिए। बड़ा व्यवस्थित जीवन जीने वाला मजाकिया मूड का था। सर ये बात तो हम सब जानते हैं कि जातिवाद ने भारत को पूरी तरीके से जकड़ रखा है। क्योंकि आप थोड़े वरिष्ठ हैं और इस गाँव में पहले से भी रहते आए हैं, तो कुछ अपने अनुभव अगर आप शेयर कर सकें कि किस तरीके से जो है जातिवाद किया जाता है? क्या मानसिक जो पीड़ा है, लोगों को सहनी पड़ती है इस क्षेत्र में? यहाँ तो पहले से गरीबी है, किसी के पास में एक बिलान भी ज़मीन नहीं है और यहाँ के लोग इन ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहने वाले गाँव में ऊँची जाति के, उनके घर पे ही काम करते थे, खेत में वगैरह मजदूरी करना, तो उनके ऊपर ही आश्रित थे। तो जो अ, उनके साथ में ये ज़्यादतियाँ होती रहती थी। तो चाचा जी थे और बता रहे हैं कि जाति उत्पीड़न जो है बहुत ही ज़्यादा है इस क्षेत्र में। सर शिक्षा वगैरह को लेकर या सरकारी जो अन्य जो कार्यक्रम हैं, जो केंद्र की योजनाएँ हैं, उसके तहत कुछ इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ कार्यक्रम या इस तरीके का कुछ नहीं किया जाता? होता है औपचारिक रूप से, जो भी कोई कार्रवाई करते हैं तो थोड़ी बहुत उसके विरुद्ध में कार्रवाई होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग है कोई कार्रवाई करता नहीं है और बहुत ज़मीनी रूप से वो कार्यान्वित नहीं हो धरातल पाता। पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो ये पीड़ा है, समाज की पीड़ा है और अ, ये एक पहली घटना नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएँ सदियों से होती आ रही हैं और किस तरीके से जो ये मानसिकता है, अपने आप को जन्मजात ऊँचा साबित करने की मानसिकता है, किस तरीके से हमारे समाज में जो है ज़हर फैलाती है और कितनी पीड़ा और कितनी बेबसी के बीच में जो हैं, जो इस जातिवाद के जो लोग शिकार हैं, वो जीवन अपना जो है गुज़र-बसर करते हैं और उनका दर्द जो है, समझने वाला जो इस जाति में नहीं पैदा हुआ है, उसका समझना बहुत मुश्किल है। आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, अ, मरहूम जितेंद्र हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन मुख्य मीडिया खामोश रहता है। मुख्य मीडिया इस जो विषय पर कोई भी रुचि नहीं लेता है। सामाजिक न्याय की इस घटना में मुख्य मीडिया बिल्कुल दरकिनार नज़र आता है। सोशल मीडिया पे आवाज़ उठी, सोशल मीडिया जो बताया जाता है कि जो सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, उस पर आवाज़ उठी। उस पर हमने इस घटना, इस प्रकरण को जाना, समझा और इस घटना को जानने के बाद हम भी यहाँ पे पहुँचे। लेकिन आप देखिए कि जो भी जो नेतागण हैं या जो अन्य लोग हैं, जिन्हें हम मानते हैं कि जो हमारे समाज को रिप्रेज़ेंट करते हैं, मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ। वो चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, जो ये दावा करते हैं कि जो कि बहुजन समाज के नेता हैं, बहुजन समाज के हितों की रक्षा करते हैं। जब कोई दुःख और पीड़ा होती है, तो वो बहुजन समाज के दर्द को बाँटते हैं। लेकिन धरातल पर ये चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आती हैं। आज किसी भी बड़े नेता का जो है बयान या कोई प्रक्रिया हमें नज़र नहीं आती है। नेताओं ने जो है इस समाज को खाली एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और अपनी बपौती के रूप में जो वोट है इस समाज का, अपनी बपौती समझते हैं वो लोग। लेकिन जब कोई घटना हो जाती है समाज के साथ, जब कोई इस तरीके की पीड़ा होती है, तो नेता जो है तमाम
जो कि आरक्षण के तहत या बाबा साहब के दिए गए संविधान के तहत आज बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, एकदम खामोशी साध लेते हैं और एकदम इस प्रकरण से, ऐसी तमाम प्रकरण से अपने आप को अलग कर लेते हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं और भीम आर्मी के लोग यहाँ आए थे। उन्होंने जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिया कि जो है न्याय की उनकी इस लड़ाई में, उनके इस दुःख में जो वो परिवार के साथ हैं। भीमसेना के नवाब सतपाल तंवर जी भी यहाँ पे आए थे। तो ऐसे में हमें पहचानना होगा कि हमारे जो असली नेता हैं वो आखिर हैं कौन? वो नेता जो अपने एसी के कैबिनों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो खाली वोट बैंक के रूप में जो है, जो हमारा समाज है उसको बरगलाने का काम करते हैं और जब समाज के ऊपर कोई दुःख, कोई पीड़ा होती है तो बिल्कुल खामोशी साध लेते हैं। तो हमें ये पहचानना होगा कि जो सड़क पर नेता जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमारे हकों के लिए लड़ रहा है, जो हमारे दुःख तकलीफ़ में हमारे साथ खड़ा है, हमें भी ऐसे नेता को पहचानना होगा और उसको आगे बढ़ाने का काम करना होगा। खाली चुनाव आ जाने के बाद राजनीति करना और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना, ऐसे नेताओं को हमें पहचानना होगा। मैं यहाँ पे राजनीति की बात नहीं करना चाहता था। परिवार शोकाकुल है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस घर की रोशनी, इस घर का चिराग जिसकी ज़िंदगी अब ख़त्म कर दी गई है। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये करना ज़रूरी है। क्योंकि लोग सिर्फ राजनीति का नाम लेके एक समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके दुख में साथ में खड़े हुए नज़र नहीं आते। हम और भी परिजनों से हम कोशिश करेंगे कि हम माताजी से भी मिलें और दिखा सकें कि क्या पीड़ा एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है। जिस लाल को उसने इतनी मुश्किलों से पाला-पोसा, बड़े किए, सपने देखे, न जाने कितने सपने देखे होंगे और जब वो अपने लाल को, उसकी ज़िंदगी जब ख़त्म होती है तो उस माँ के दिल पे क्या बीतती है, ये नहीं समझेंगे। ये हम लोग भी नहीं समझेंगे और ये जो नेतागण हैं ये लोग भी नहीं समझेंगे। वो एक माँ का दिल ही समझता है। उस माँ की बेबसी को माँ ही समझती है, परिजन समझते हैं, परिवारजन समझता है जिसके ऊपर ये पीड़ा होती है। और जिस तरीके से जो है दलित समाज के ऊपर और ख़ासकर कि राजस्थान में एक के बाद एक लगातार जो घटनाएँ नज़र आती हैं, वो दिखाता है कि राजस्थान को किस तरीके से जातिवाद ने जकड़ रखा है। तो अब खामोश रहने का वक़्त जो है वो ख़त्म हो गया है। सहनशीलता कब तक जो है लोग अपनाएँगे? कब तक जो है लोग चुप रहेंगे और संवैधानिक रास्ते को अपनाते रहेंगे? जानबूझकर बार-बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है ताकि ये एहसास कराया जा सके कि तुम नीची जाति के हो। आज 21वीं शताब्दी में भी इस जातिवाद ने भारत को तबाह करने का काम कर रहा है और समाज के एक बड़े धड़े को लगातार बेबसी पे जीने के लिए मजबूर कर रहा है। तो अब समय आ गया कि हम सब लोग साथ आएँ और ऐसी घटनाओं का पूरी तरीके से विरोध करें, सड़क पर आकर विरोध करें, सोशल मीडिया पर विरोध करें और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में पूरे तरीके से जो है उनके कदम से कदम मिलाकर चलें। ये घटना है, आज मामला ताज़ा है, सभी नेतागण आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, मदद का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन घटना के बीतते कुछ समय के बाद ऐसा देखा गया है कि तो ना तो नेता आता है, ना मीडिया रहती है, ना कोई नहीं रहता है, बस रहते हैं तो पीड़ित परिवार जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ने पर मजबूर हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहना है और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है, दोषियों को जब तक सज़ा नहीं हो जाती है, फांसी की सज़ा नहीं हो जाती है मैं तो कहूँगा, तब तक जो है इस घटना को छोड़ना नहीं है, पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहना है और जहाँ से भी आप आवाज़ उठा सकें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आप अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाना चाहते हों, किसी भी माध्यम से परिजनों तक पहुँचना चाहते हों, आप पहुँचे और जो पीड़ित पक्ष है, उनके साथ खड़े हों और दोषियों को कड़ी से कड़ी जो है सज़ा दिलाने का काम करें। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे।